दिखाया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, कोई भी एक क्वेश्चन मैंने उठाया और यहां पर रख दिया, और रंग भेद शासन उपनिवेश के सबसे अभद्र चेहरे में से एक था, या मान लो यहां जनसंख्या वितरण वाला ही क्वेश्चन हो गया। वो पैटर्न है जिसमें लोग दुनिया भर में रहते, जनसंख्या वितरण में असमानता कई कारकों पर आधारित है, विवेचना कीजिए। कल मैंने आपको यहां पर बताया था, अब जरा ध्यान से सुनो। अब सभी लोग जो जनसंख्या पैटर्न को ज्योग्राफिकल पैटर्न से लिख रहे हैं, इकोनॉमिकल पैटर्न से लिख रहे हैं, वो सारा का सारा लिखेंगे। ठीक है, सब लोग लिखेंगे उसमें, और आप कोई अलग नहीं हो। जो 14,000 बच्चे पहुंचे उसमें से ज्यादा बच्चे बहुत सीरियस हैं, जो मेंस लिख रहे हैं वो इस पर जरूर लिखेंगे। लेकिन आपको मार्क्स कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है फर्स्ट पास द पोस्ट है, यानी आपको 1 नंबर ही चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए। आप कभी भी रिजल्ट देखो, टॉपर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता है मार्क्स का। अब मुझे मार्क्स ज्यादा कैसे मिलेगा? मान लीजिए इसी क्लास में 10 मेरे स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं, तो कल के उसमें उन्होंने लिखा इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, फलाना फैक्टर। लेकिन हुआ क्या, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हाल ही में भी लैंसेट की रिपोर्ट पढ़ी है, और लैंसेट की रिपोर्ट पढ़ के जो जनसंख्या के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर जो स्टडी हुई है, उस रिपोर्ट से वो अपडेटेड है कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब बढ़ चुकी है, और इसमें कुछ नए पैटर्न्स हमें सामने देखने को मिले हैं। ठीक है, नए पैटर्न्स को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, और नए पैटर्न्स में जो एक और फैक्टर आया है जो हम लोगों ने देखा था, वो है जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस। वो फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रूप में उभर रहा है, जो अभी तक के फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब चूंकि एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस यानी मानव जनित बदलाव हो रहे हैं, तो इन बदलावों की वजह से अब जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। अगर आप भी पूरे दुनिया में देख रहे होगे तो वेदर एक्सट्रीमिटीज, चाहे वो बर्फ गिरना, चाहे बाढ़ आना, चाहे सूखा होना, अल नीनो का प्रभाव बार बार आना, ये बारंबारता बढ़ती चली जा रही है। हाँ या ना मुझे बताओ। अब आपने क्या किया, आंसर लिखते समय इस पॉइंट को इसमें जोड़ दिया कि हाल ही में लैंसेट की रिपोर्ट में एक अन्य कारक उभर कर सामने आया, देयर इज अनदर फैक्टर इन द लैंसेट रिपोर्ट, और वो ये कहता है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण भी विश्व के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है और आने के चांसेस हैं। हाँ या ना? अब तुम अगर एग्जामिनर हो, सबने ढेर सारी थ्योरी यहां दी है, और इसमें मैं रिसेंट रिपोर्ट को डाल दे रहा हूं, तुम किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? मान लो मैं स्टूडेंट हूं, तुम टीचर हो, मार्क्स दोगे या नहीं दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ सभी लोग। यस, तो ये जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आपको करंट लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अभी भी सर की क्लास होगी आप उसके साथ जुड़िए। आपको पता होगा कि एडिटोरियल की क्लास चलती है, द हिंदू की क्लास शुरू हो गई है, जो लोग उसके साथ जाएं। करंट अफेयर्स सिर्फ करंट की जानकारियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये अन्य कारणों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज भी हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जहां तक संभव अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए डायग्राम और फ्लो चार्ट का उपयोग जरूर करें। कई लोग कहते हैं सर फ्लो चार्ट जरूरी है क्या? कई बच्चों ने मुझसे पूछा, बहुत जरूरी है। और खास तौर पे क्या होगा, तुम कितने भी तेजूलाल बन जाओ, लास्ट में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटने वाले होंगे। अब ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐप पे जैब जाकिर साहब की भी क्लास है, आईपीएस हैं, 3 बार आईपीएस निकाला उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने जब हमारे यहां जब आए और उन्होंने जब क्लास ली, तो वहां उन्होंने जो है बताया कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन उनके छूट रहे थे, वो अब कैसे कैसे उसको कवर करें, टाइम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कई आंसर ऐसे थे जिसपे उन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से अपना आंसर लिखा, ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से अपना आंसर लिखा। और यकीन मानिए अगर आप कीवर्ड के आसपास आंसर लिख देते हैं तो 0 मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, चाहे 2 मिले चाहे 3 मिले, ये भी आपको कंपटीशन में रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी आंसर को छोड़ देते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर आप उसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू लिख देते हैं तो अगर आप कीवर्ड के आसपास लिख रहे हैं तो 2 to 3 मार्क्स वो आराम से आपको दे देगा। और अगर आपके 4 क्वेश्चन जो छूट रहे थे, अगर वो आप 3-3 मार्क्स भी लेकर आए तो ये 12 मार्क्स के बराबर होगा, जो आपको बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ये ट्रिक्स बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। सो ट्राई योर आंसर, जो अपना ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम मेथड, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, शुरू कर दो जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट है राइट इन अ सिंपल एंड कंसाइज मैनर। ठीक है,
उत्तर सरल और संक्षिप्त तरीके से लिखें। सरल, बहुत आसान भाषा में लिखें। आपको लगता होगा यूपीएससी में बहुत गहरी गहरी बातें, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल सिंपल एंड कंसाइज मैनर। वो जानता है कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, जो है शेक्सपियर के चेले नहीं हो कि कुछ ऐसा लिख दोगे कि दांतों तले जो उसको नाखून जो चबाना पड़े, ऐसा नहीं है। सिंपल अपनी बात को कहना है। और आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है, ठीक है। और जटिल वाक्यों, कई लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के भारी भारी शब्द द हिंदू से रट लेंगे, शशि थरूर की तरह वहां जाके बोलेंगे, और जैसे शशि थरूर बोलते तो लोग ताली बजाते हैं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन झीस बोलते हैं, हे गजूसर, हाँ डिक्शनरी खोलो बे, तो गजूसर बोलता है शशि थरूर का वर्ड है, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। तो पता चला तुम ये कर रहे हो, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। सवाल है कि जो उसको तुम समझाना चाहते हो वो उसको समझाओ। जैसे किसी रेस्टोरेंट में तुम गए होगे, कोई हाई फाई रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट गए हो, तो उसमें क्या होता है, उससे बोलो कि भैया पिज्जा या चाय कुछ दे दो, तो वो कैसे आता है। जैसे मान लो पिज्जा का नाम है, तो एक जगह गया मैंने, वो मेनू पढ़ा तो उसमें पता नहीं क्या था, लसाटे फसाटे पिज्जा, और जो है वो पता नहीं अजीबोगरीब नाम, मुंह टेढ़ा हो जा रहा था। भाई चाय मसाला चाय है, ठीक है, ग्रीन चाय है, बस यही 2-4 नाम सुने थे। तो पता नहीं कौन लेवेंडर झेवेंडर टी, अब आदमी परेशान हो जाए। अब मान लो कोई तुम्हारे सामने जो है, ठीक है, एक ऐसे वेटर, फाइनली उससे वेटर से बोलना पड़ा, भैया देखो सिंपल बता दो खाने लायक पिज्जा कौन सा है। एक बार तो उसने ऐसे 2-4 नाम लिए पिज्जा का, बड़ा अजीबो गरीब जो है वो पता नहीं कौन सा गार्लिक ग्रेनियानो झेनियानो टाइप पिज्जा। मैंने पूछा ये बताओ ये खाने के लिए है या किसी और कार्य के लिए। तो उसने कहा नहीं सर खाने के लिए। मैंने कहा आम इंसान खा सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके सामने भी कोई वेटर आए और बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज, तो उसके सामने हो सकता है यस यस बोल दो, खासतौर पे अगर तुम किसी खास के साथ गए हो। लेकिन मन ही मन सोचते हो कि पता नहीं इस कौन सी चीज होगी और खाने पे कैसी निकलेगी, ठीक है। तो अब उसी तरह से यहां पर भी होता है कि जब आप बहुत टफ शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर भी यही सोचता, तुमसे पूछता होगा क्या लिखे, क्या हो, कहना क्या चाहते हो। तो जैसे होता है ना कि कहना क्या चाहते हो, तो अंत में तुमसे यही पूछ लेगा कि बात तो तुम जो कह रहे हो कहना क्या चाह रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कीप इट सिंपल, कॉन्सेप्ट ऑफ किस का आप यहां पर जो है फॉलो करिए, कीप इट सिंपल, उसको सिंपल तरीके से अपनी बात को समझाइए। नेक्स्ट, राइट लेजिबली, सुनिश्चित करें कि आपकी लिखावट साफ और स्पष्ट है। हाँ, कुछ लोग इसके बड़े माहिर होते हैं, बड़े जबरदस्त, वो उनको लगता है कि वो हर समय चेक साइन कर रहे हैं, उनको बड़ा, या ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो कई लोग यूपीएससी में एहसान करने आते हैं, यूपी के हैं ना भैया, हम सीधे साइन करेंगे, हमारा तो सिग्नेचर ही ऑटोग्राफ है, अबाउट एटसन में। तो वो पेपर भी ऐसे लिखते हैं, क्या लिखना है, मान लो कुछ भी लिखना है, ओके पूरा लिख दिए, बोले कि भारत का राष्ट्रवाद अतुल्य है, ठीक है, भारत एक सनातन संस्कृति, जो मन में आए पढ़ो। तो वो ऐसे लिखते हैं, वो सोचते हैं कि बस आज ही हम आईएएस बन गए, डीएम बन गए हैं और आज ही हम ऑटोग्राफ देना शुरू कर, वो ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एग्जामिनर उसको डिकोड नहीं कर पाता, उसको समझता है कि हड़प्पा में लिखा है इन्होंने, हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, ठीक है। तो वैसे वो ये भी सोचता है कि शायद ये बच्चा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से आया है और वहां की लिपि का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ना ये हिंदी है, ना ये इंग्लिश है, ना ये मलयालम है, पता नहीं है क्या, ये ऑटोग्राफ नाम की लैंग्वेज है। तो भाई थोड़ी सी लिखावट साफ कर लो, और जिसकी लिखावट में दिक्कत है, कर्सिव राइटिंग, छोटे बच्चे नहीं अ ई जो आती बुक, उसकी प्रैक्टिस के लिए अपनी चीजों को सही कर लो। मजाक की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं तो तुम्हारा एग्जाम जो है वो देवनागरी में है, इंग्लिश में है। हड़प्पा लिपि अभी भी संविधान की सूची में नहीं शामिल हुई है भाषाओं की, ठीक है, तो मत लिखना उसमें। पता चला तुम किसी का, मान लो तुम्हें कोई लिख के दे दे, कई बार नहीं होता डॉक्टर के यहां से, एक बार क्या हुआ कि जो है एक आदमी जो है मेडिकल स्टोर घूम रहा था, तो डॉक्टर ने कुछ दवाई ऐसी लिख दी थी, ये हंसी मजाक की बात है, डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई लिख दी थी, वो पढ़ ही नहीं पा रहा क्या है, तो गया मेडिकल स्टोर पे, तो जैसे उसने पर्चा दिया, तड़ाक से उसने दवाई निकाल के दे दी। बोला यार तुम लोग बहुत सही हो यार, तुम लोग कैसे पढ़ लेते। बोले क्या लिखा है, ऐसी कौन सी दवाई के नाम लिखा जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, और तुम देखते पढ़ लिए तुरंत दवाई निकाल दिए। बोले कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि हमने लूट लिया, अब तू भी लूट ले, ठीक है, ऐसे हमारा काम चल रहा है। तो वो वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को रीडेबल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए रिवाइज एंड एडिट। उत्तर समाप्त करने के बाद
शेक्सपियर ना बने। कई लोग आंसर लिखने के बाद ऐसे कमर सीधी करते हैं और ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं, कब छपेगी। ठीक है, बहुत एटीट्यूड होता है कि लिख दिए भाई। एक बार ऐसे लिखने में ऐसे टेढ़ा करके देखते राजकुमार की तरह, जानी ठीक है, जो हमने लिखा है वो इतिहास है। तो अब इस एटीट्यूड के साथ निकलो, और आपको क्या करना है, जो भी आप उसको लिखें उसमें पढ़ने की कोशिश करें उसको, ताकि उसको संशोधन हो सके, उसको सोचें। आप मार्क्स कर सकते हैं कि भाई यहां पर ये फ्लैग बना दिया कि मुझे ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी, या मुझे इसको करेक्ट करना है, या मुझे इसको इंप्रूव करना है। तो कुछ इस तरह के साथ करें, ठीक है। देखें कि आप गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। आज के बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करने लगे हैं, स्कूल में बस ऐसे काम चल रहा है सबका। चलिए, एंड 10th, प्रैक्टिस रेगुलरली, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो होली दिवाली आंसर लिखने की प्रथा है उसको खत्म करिए, क्योंकि आपको ये डेली अपने टाइम टेबल में इसको लेकर आना है। टाइम टेबल में इसको लेकर आना है। रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, रेगुलर। आपको फिक्स टाइम पर आपको साथ जोड़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, तो आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग आपकी फिजिकल प्रैक्टिस भी है। इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी कहते हैं। आपकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इसके साथ जैसे आप जिम जाते हैं, अभ्यास करते हैं, शुरुआत में मस्कुलर पेन होता है, धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। कुछ ऐसा आंसर राइटिंग के साथ भी है। जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आपके हाथों में दर्द होगा, यहां कोहनी में दर्द होगा, बॉडी में पेन होता है, स्पीड कम होती है, लेकिन लगातार अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मस्कुलर सेटअप है वो उसके साथ कंडीशन होना शुरू हो जाएगा, और आप स्पीड के साथ लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपको रेजिस्टेंस होगा, दर्द होगा, वैसे वैसे आपका ध्यान आपके आंसर की बजाय अपने पेन की तरफ ज्यादा शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये पेन जो है वो कम हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं जो आपको आंसर राइटिंग में यूज करने ही करने हैं, और आपसे यहां से आज आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू होंगी, पर डे हम असाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, पर डे हम असाइनमेंट भेज रहे हैं ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। टीचर अपना असाइनमेंट, यहां पर टीचर असाइनमेंट का सेगमेंट है, टीचर अपना असाइनमेंट यहां देगा, और टीचर जैसे ही अपना असाइनमेंट देगा वहां पर आप अपना जो है वो आंसर लिखना शुरू करिए, अपने पॉइंट्स लिखने शुरू करिए। डेली आंसर राइटिंग आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप में मिल जाएगी। जो भी बच्चे हैं वो इसके साथ अपनी तैयारी को करें।